इंसान जब कभी भी कोई गलत काम करने का प्रयास करता है तो उस गलत काम को करने से पहले वो इंसान एक बड़ी प्लानिंग करता है। और वो कुछ इस तरीके से प्लानिंग करता है कि वो क्राइम कर कर बहुत ही आसानी के साथ में निकल जाए और वो क्राइम भी कर दे और किसी को कानो कान खबर ना चले, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन दोस्तों वो इंसान ये भूल जाता है कि उसके बुरे कर्मों का जो नतीजा होता है ये ऊपर वाला उसकी सज़ा उसको ज़रूर देता है। और दोस्तों कई कहानियों के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंसान प्लानिंग तो कर लेता है और इस प्लानिंग से वो पुलिस को 1 महीना 2 महीने 6 महीने 1 साल चकमा तो दे लेता है, लेकिन अंततः वो पुलिस की गिरफ्त में भी आता है। और पुलिस की गिरफ्त में जब आता है और पुलिस जब उस पूरे केस का खुलासा करती है और लोग जब उस व्यक्ति की पूरी सच्चाई सुनते हैं तो उसे सुनने के बाद में लोग भी हैरान हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, इस कहानी के अंदर भी एक बड़ी प्लानिंग की गई थी। लेकिन दोस्तों पुलिस ने जब इस पूरे केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन की तो ये कहानी महज फिल्मी कहानी लगी। और इस पूरे केस का जब खुलासा हुआ और कत्ल करने के पीछे जिन लोगों का नाम निकल के आया, यकीन मानिए दोस्तों जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ये पूरी कहानी मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को फिर से खड़ा करने में आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना एक बहुमूल्य कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से। और इसी झुंझुनू ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, बुहाना थाना। बात कर रहा हूं मैं 10 जून साल 2025 की। और इसी 10 जून साल 2025 को सुबह सुबह का वक्त होता है और जगह होती है बुहाना पेचरी रोड। इसी बुहाना पेचरी रोड पर सुबह सुबह कुछ लोग गुजर के जा रहे होते हैं तो इनको कुछ संदिग्ध सा दिखाई पड़ता है। जब नज़दीक जाकर देखते हैं तो किसी शख्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लिहाजा इस बात की जो सूचना होती है तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने में दे दी जाती है। अब नज़दीकी पुलिस थाने में जब इस तरीके की सूचना मिलती है कि रोड पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, इसलिए जो पुलिस की टीमें होती हैं तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। अब वहां पर जाने के बाद में जब पुलिस वाले उस डेड बॉडी की समीक्षा करते हैं, साथ के साथ आस पड़ोस के जो लोगों से पूछताछ करते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस व्यक्ति की शिनाख्त कर लेते हैं और कहते हैं कि साहब इस व्यक्ति का नाम तो अनूप सिंह यादव है। अनूप सिंह यादव जो कि ठाडी बेचना गाँव का रहने वाला है। अब जैसे ही पुलिस को ये सारी सूचना मिल जाती है तो पुलिस की जो टीम होती है अब अनूप सिंह यादव के घर पे पहुंच जाती है। दोस्तों अनूप सिंह यादव के जब घर पे पहुंचती है, परिवार वालों को जब बताया जाता है तो अनूप सिंह यादव की जो बेटी होती है मोनिका, वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराती है कि उसके पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। लिहाजा उसके बाद पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम को भेजने से पहले पुलिस ने इस डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करी थी। भले ही घर में जो अनूप सिंह की बेटी मोनिका थी उसने भले ही ये संदेह जताया हो कि उसके पिता की मौत एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को डेड बॉडी के साथ में जब छेड़छाड़ ये सारी चीज़ें देखती है तो पुलिस को देखते ही ये पता चल जाता है कि शायद इस व्यक्ति का कत्ल किया गया है। लेकिन ऐसे किस पे शक जताए, कैसे हत्या डिक्लेयर कर दे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। लिहाजा पुलिस इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करती है, लेकिन उससे पहले ही चोरी चोरी चुपके चुपके पुलिस बिना घर वालों को बताए इस पूरे केस के अंदर छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले इस पूरे केस के अंदर छानबीन की जाती है तो यहाँ पर जो अनूप सिंह की पत्नी होती हैं जिनका नाम होता है पूनम, उनकी उम्र 45 साल के आसपास होती है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो उनके जो जवाब थे ये पुलिस के सामने बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त थे, यानी इनके जवाबों में बहुत सारी झोल थी। अब पुलिस को जब ऐसा लगता है कि पूनम कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, इसलिए पुलिस वाले अब इस गांव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव करती है। और पुलिस जब इस गांव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव करती है तो थोड़े ही समय के बाद में पुलिस वालों को एक मुखबिर आके बताता है कि दरअसल जो पूनम है उसका किसी व्यक्ति के साथ में नाजायज़ रिश्ता चल रहा है, जिस वजह से अक्सर पूनम और उसके पति अनूप सिंह जो यादव थे इन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। अब जैसे ही पुलिस को ये सारी सूचना मिली उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि अनूप की किसी भारी भरकम चीज़ से वार कर हत्या की गई है, यानी ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं था,
क्योंकि रोड एक्सीडेंट में भयंकर मेजर जो फ्रैक्चर होते हैं वो आते हैं। अब पुलिस को जब ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो उसके बाद में जो पुलिस की टीम थी अब सीधा जो पूनम थी उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है। और जब पूनम की कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती है तो पुलिस को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दरअसल जो पूनम थी ये किसी व्यक्ति से बात किया करती थी और जब पुलिस वाले इस व्यक्ति के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि ये व्यक्ति है जिसका नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार जिसकी उम्र 31 साल के आसपास है, जो कि बेसांस का रहने वाला है। अब बेदांस का रहने वाला कृष्ण कुमार, लिहाजा पुलिस की जो टीम होती है सीधा कृष्ण कुमार को उठा लेती है। अब कृष्ण कुमार को उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आया तो जाता है, लेकिन पुलिस जब कृष्ण कुमार से पूछताछ करती है तो कृष्ण कुमार पुलिस के सामने कोई भी बात नहीं बताता है। लेकिन पुलिस वाले ये बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि कृष्ण कुमार पुलिस के सामने झूठ बोल रहा है, इसलिए पुलिस वाले कृष्ण कुमार को कोर्ट में पेश करते हैं और वहाँ से इसकी 2 दिन की रिमांड लेते हैं। अब जैसे ही कृष्ण कुमार को रिमांड पे लिया जाता है उसके बाद में जब कृष्ण कुमार से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो थोड़े ही समय के बाद में जो कृष्ण कुमार होता है तोते की तरह बोलने लग जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, कृष्ण कुमार जो कहानी सुनाता है इस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। दरअसल कृष्ण कुमार पुलिस को बताता है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 7 साल पहले से। दरअसल ये जो व्यक्ति थे जिनका नाम था अनूप सिंह यादव, ये बाहर रहकर काम किया करते थे और अक्सर घर से बाहर ही रहा करते थे। और ये जो कृष्ण कुमार था अक्सर इस अनूप सिंह के घर पर जो पानी रहता है वो पानी सप्लाई करने के लिए जाया करता था। अब इसी बीच में अनूप सिंह की 45 साल की पत्नी के साथ में उसकी नज़दीकियाँ बन जाती हैं। अब चूंकि अनूप सिंह घर पर रहते नहीं थे तो इस वजह से पत्नी को भी पूरा मौका मिलता था जब कभी भी ये पानी देने जाता था और उसके बाद में ये उसकी पत्नी के साथ में गुलछर्रे उड़ाता था। अब तमाम तरीके की नज़दीकियाँ, तमाम तरीके के अवैध सम्मान, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और इस बारे में अनूप सिंह को कानो कान खबर नहीं चलती है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि झूठ की जो नाव होती है ये बहुत कम दिन तैरती है और सेम कुछ इस कहानी के अंदर भी ऐसा ही हुआ। दरअसल अनूप सिंह की जो पत्नी पूनम थी वो अपने से 14 साल छोटे प्रेमी से इश्क के गुलछर्रे तोड़ा रही थी, लेकिन एक दिन उसके पति को इस बारे में सूचना लग जाती है। अब जब पति अनूप सिंह यादव को पता चलता है तो इस बारे में वो अपनी पत्नी से बात करता है, उसे समझाते हुए कहता है कि तुम जो कर रही हो ये सरासर गलत है और इस उम्र में तुम्हारे ऊपर ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। उसके बाद में जो अनूप सिंह यादव होता है ये जहाँ पर काम करता था अब वहाँ पर काम करने भी नहीं जाता है। अब जब ये काम करने नहीं जाता है तो आए दिन अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखा करता है। अब जब पत्नी के ऊपर नज़र रखता है तो इस बात में जो पूनम होती है ये अपने प्रेमी किसी तरीके से कृष्ण कुमार को बताती है कि किस किस तरीके से उसका जो पति है ये उसके ऊपर नज़र रख रहा है। लिहाजा कृष्ण कुमार भी पूनम के प्यार में कुछ इस कदर अंधा हो चुका था कि अब वो अनूप की हत्या करने की प्लानिंग करता है। और उसके बाद में वो इंतज़ार करता है 10 जून वाले दिन, जब रात के 11 बजे के आसपास अनूप सिंह खाना खाकर टहल रहा होता है। उसी समय जो कृष्ण कुमार था ये अनूप सिंह के पास पहुंचता है और पास पहुंचने के बाद में कहता है कि चलो बैठकर शराब पीते हैं। अच्छा, जो अनूप सिंह होता है ये कृष्ण कुमार की बात मान लेता है। उसके बाद में ये लोग शराब लेते हैं और शराब पीने के लिए एक रोड किनारे बैठ जाते हैं। अब जैसे ही अनूप सिंह को उस शराब का नशा होता है तो जो कृष्ण कुमार होता है ये बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से लाठी और डंडों से मार मार कर अनूप सिंह की हत्या कर देता है। कृष्ण कुमार को ये लगता है कि अनूप सिंह की मौत नहीं हुई, उसकी सांसें चल रही हैं। उसके बाद में वो लातों और घूंसे से अनूप सिंह के सीने पर वार करता है और जब उसकी मौत हो जाती है तो प्लान के मुताबिक उसकी डेड बॉडी को रोड पर कुछ इस तरीके से डालता है कि लोगों को ये लगे कि ये महज एक एक्सीडेंट है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस की यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टिगेशन कहें या फिर कुछ और, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया यकीनन दोस्तों वो सराहनीय है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। और सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स थे इसमें मोहम्मद रियाज ने लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, लास्ट 2 कहानियाँ आपकी नहीं सुन पाया क्योंकि हमारे मोबाइल में आई नहीं आपकी कहानी। तो मोहम्मद रियाज जी, एक दिन मैंने गैप किया था, बाकी तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, अगर नहीं सुनी है तो जाकर सुन लेना, शुक्रिया आपका। अंसारी सुहेल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, सलामत रहिए, मुस्कुराते रहिए, अल्लाह आपको बहुत तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है दिनेश कुमार जी का, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका शुक्रिया।
दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, बहुत बढ़िया कहानी है। दिनेश कुमार जी शुक्रिया। साहिल है, इनका नाम शहाबुद्दीन है, प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया मेरे भाई। शरीन शर्मा लिखते हैं शाबिश भाई आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, तो शरीन शर्मा जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। सचिन चौधरी जी अलबफा जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। खुबैब अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई शाबिश। तो खुबैब अंसारी जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने के लिए। अलबफा जी नाइस लिखते हैं। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं सो सैड इंसिडेंट, तो फरजाना सिद्दीकी जी आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं मेरे भाई, शुक्रिया आपका। उसके बाद में लाइक अब्बास लिखते हैं लाइक रोज़ करते हैं, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज लिखते हैं सर SIR क्या है सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी SIR एक तरीके से वोटर वेरिफिकेशन अगर आप बोलें तो ये वो है। SIR के मतलब से जो लोगों के फर्जी वोट हैं वो कटेंगे और जो सही जेन्युइन वोटर हैं वो वोटर रहेंगे। सुल्त्यागी लिखते हैं कल कहानी का इंतज़ार किया था, रेनू सुल्त्यागी शहनाबंद शहर से, तो सुल्त्यागी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सोहनलाल सेतिया लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, तो सोहनलाल सेतिया जी शुक्रिया। मीना जी नमस्ते बोलती हैं, शुक्रिया बहन। दिनेश कुमार लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। ए चौधरी लिखते हैं आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो भाई, तो ए चौधरी जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपति यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई मेरे छोटे भाई, तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक अब्बास लिखते हैं हम कमेंट्स करें या ना करें कहानी तो रोज़ सुनते हैं, लाइक अब्बास जी मैं आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँ तो भी कम है। उसके बाद में राधेश्याम शर्मा लिखते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और लिखते हैं कहानी की असलियत पर जाते हैं, दूसरे चैनल वाले अपनी तरफ से मिलावट करके मसालेदार बना देते हैं और पूरा डाटा इसी में खर्च कर देता हूँ, तो राधेश्याम शर्मा जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में नरगिस बानो लिखते हैं SIR क्या मतलब है आप हमको डिटेल्स में बताएं सर। और ये सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो अवैध लोग रह रहे हैं उनको एक तरीके से आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में अमित जी लिखते हैं भाई ये फॉर्म सबको भरना है, मतलब दिल्ली में जो रह रहे हैं और जो मेट्रो सिटी में रहते हैं उनको भी भरना है, और आपको भरने से क्या होगा इसके बारे में सुनने को तो आ रहा है मगर काम ज़्यादा होने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अमित जी SIR फॉर्म अगर नहीं भरेंगे तो हो सकता है कि जो वोटर लिस्ट होती है उस वोटर लिस्ट में नाम ही कट जाए और बाद में वोट बनवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो इसलिए बेहतर यही है कि SIR का फॉर्म भरें। लाइक अब्बास लिखते हैं भाई आए दिन गायब होते रहते हैं, कहानी सुनाते नहीं हो। लाइक अब्बास जी ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गांव में काम चल रहा है, दरअसल एक कज़िन ब्रदर हैं जो प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो भी जाना पड़ता है, और थोड़ा सा इस समय गेहूं की बुवाई भी चल रही है तो इस वजह से कभी कभी कहानी नहीं आ पाती है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए रोज़ कहानी लाता रहूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।